आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक आईएएस अधिकारी की है, जिसने एक दिन सड़क किनारे एक लावारिस बच्ची मिली। उस बच्ची के हाथ ठंड से नीले पड़ चुके थे और उसकी उंगलियों में एक कागज दबा हुआ था। उस पर एक लाइन लिखी थी, सच तुम तक खुद पहुंच जाएगा। और जब डीएनए टेस्ट हुआ ना, जो सच सामने आया उसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। मैं हूँ जीतू, कहानियाँ सुनाता हूँ। चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। लखनऊ की शाम में वैसे तो बहुत कुछ कह जाती हैं, लेकिन उस दिन की शाम में कुछ ऐसा था जो कविता राठौर की जिंदगी का रुख बदलने वाला था। वो एसडीएम थी, उस जिले की तेज तर्रार और ईमानदार। सबसे बड़ी बात यह कि उनकी आंखों में अब भी इंसानियत जिंदा थी। दफ्तर से निकलने के में आज थोड़ी देर हो गई। कुछ फाइलें जरूरी थी और कुछ फैसले दिल तोड़ने वाले। जब उसकी सरकारी गाड़ी पुराने हसरतगंज चौराहे की तरफ मुड़ी, तब उसने देखा कि एक भीड़ जमा हो रही है। ऐसा अक्सर होता था, लेकिन आज का माहौल थोड़ा अलग लग रहा था। गाड़ी रुकवाने की जरूरत महसूस हुई। ड्राइवर से बोली, देखो जरा क्या हो रहा है यहाँ पर, गाड़ी रोको। एसडीएम साहब ने ड्राइवर से कहा। जैसे ही वो नीचे उतरी, देखा एक पेड़ के नीचे एक बच्ची बैठी थी, लगभग 6 साल की। सूजी हुई आंखें, गंदे कपड़े और हाथ में ना कोई थैला ना कोई खिलौना। आसपास 4-5 लोग खड़े थे। कोई तमाशा देख रहा था, कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था और कुछ सिर हिला रहे थे जैसे रोज का किस्सा हो। एक बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर कहा, मैडम 2 घंटे से बैठी है ये बच्ची, कुछ बोलती नहीं, कोई लेने भी नहीं आया इसे। आसपास पूछा, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ से आई है। कविता ने उसकी आंखों में देखा। उस बच्ची की आंखों में जैसे सीधे दिल में उतर गईं। उसमें डर था, दर्द भी था और कोई पुराना चुप्स या सवाल भी। उसने झुककर पूछा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कविता की आंखों को ताकती रही जैसे कुछ पहचान रही हो। कविता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दिल से कहा, इसे यूं ही छोड़कर नहीं जाया जा सकता घर। अगर मैं घर चली जाऊंगी तो ये रात भर सड़क पर यूं ही बैठी रहेगी। इसे मैं अपने साथ लेकर चलती हूँ, उसने ड्राइवर से कहा। उसी वक्त उसने अपने पीए को फोन मिलाया और कहा, बाल कल्याण समिति से बात करो, इस बच्ची को फिलहाल मेरे साथ ले चली जाती हूँ। जब तक परिवार का पता नहीं चलता मैं इसे अपने सरकारी गेस्ट हाउस में ही रखूंगी। और हाँ, किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को बुलाओ। भीड़ धीरे धीरे छट गई, पर कविता के दिल में एक भीड़ लग गई थी, सवालों की, आकांक्षाओं की और कहीं ना कहीं एक अनकही जुड़ाव की। गाड़ी में बैठते ही बच्ची ने पहली बार कुछ हरकत की। उसने कविता का हाथ थामा। उसने छूने में जो भरोसा था वो किसी नाम से नहीं आया था। और उस पल कविता ने तय कर लिया, जब तक इस बच्ची की सच्चाई सामने नहीं आती ये उसके साथ ही रहेगी। गाड़ी जैसे ही गेट हाउस पर पहुंची, आसमान में अंधेरा फैल कर चुका था, लेकिन उस अंधेरे के बीच कविता उसको, बच्ची को आंखों में एक टिमटिमाती रोशनी दिख रही थी, जैसे कोई उम्मीद बहुत देर से किसी को खोज रही हो और जब मिल गई हो। गेस्ट हाउस के कर्मचारी पहले ही समझ चुके थे कि मैडम किसी खास मेहमान के साथ आ रही हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो एक गुमशुम सी बच्ची है, जो किसी के चेहरे पर सवाल, किसी पर सहानुभूति और कुछ के मन में अनकहे ताने उठे, क्यों उठाया ये बोझ, ऐसा लोग वहां उसके घर सोच रहे थे। लेकिन कविता के चेहरे पर कोई भाव, शक नहीं था। वो बच्ची उसके लिए बोझ नहीं थी, वो एक सवाल थी जिसका जवाब उसे खुद से पूछना और इस दुनिया से भी। डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था, पर बच्ची खाने के पास तक नहीं गई, बस दूर खड़ी रही। कविता ने झुककर उसका हाथ थामा और बोली, आओ मेरे साथ बैठो, देखो ये खिचड़ी है, बहुत हल्की होती है और ये दाल बहुत स्वादिष्ट है। कविता ने उस बच्ची से कहा। बच्ची चुपचाप आकर बैठ गई। धीरे धीरे उसने रोटी का एक टुकड़ा उठाया, फिर दूसरी बाइट, और कुछ ही देर में जैसे भूख को भी खुद समझ आ गया कि अब डरने की जरूरत नहीं। रात को कविता ने उसके लिए एक अलग कमरा तैयार करवाया, लेकिन बच्ची वहीं का उसके कमरे के कोने में बैठ गई। कविता ने बहुत समझाया कि बेटा ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ डैडी बियर भी है और ये तकिया बहुत नरम है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। लेकिन बच्ची ना बोली ना हिली, बस अपनी आंखों से जैसे पूछ रही हो, क्या यही रह पाऊंगी या कल कोई फिर छोड़ जाएगा।
आखिरकार कप्तान ने अपने ही बिस्तर पर बच्ची को लिटा लिया। वो बच्ची थोड़ी ही देर में ही कप्तान के कंधे पर सिर रखकर सो गई, जैसे सालों में उसी यही कंधा चाहिए था कप्तान ने। अब कप्तान के लिए वो नींद आसान नहीं थी। उसका दिमाग कई तरफ घूम रहा था। ये बच्ची कौन है? इसे किसने छोड़ा? क्या ये किसकी अपहरण का मामला है या किसी ने जानबूझकर इसको पीछे छुड़ाया? और सबसे बढ़कर ये मुझसे क्यों जुड़ गई है? सुबह होते ही उसने बाल कल्याण समिति को सूचना दी और साथ ही डीएनए का भी एक आदेश दिया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसका कोई संबंध कहां से और किससे है। बेशक ये औपचारिक प्रक्रिया थी, लेकिन कप्तान के दिल में कहीं एक छोटा सा डर भी था। पता नहीं क्यों, लेकिन उस बच्ची की शक्ल बार बार उसके सपने और तस्वीरों से मिलती जुलती लग रही थी। वो शक्ल जो एल्बम में धुंधली पड़ चुकी थी। डीएनए के लिए सैंपल के ले जाए गए। रिपोर्ट आने में वक्त था और इस बीच कप्तान और उस बच्ची के बीच जो रिश्ता बना वो रिपोर्ट से कहीं बड़ा था। कई दिन हो गए। बच्ची का अब गेस्ट हाउस को अपना समझने लगी थी। कभी कभी देर सुबह तक सोती, कभी बालकनी में चुपचाप बैठी रहती और दूर आसमान को देखती, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। कप्तान ने उसका नाम आरू रख दिया। असल नाम तो कोई भी नहीं जानता था और वो खुद ही कुछ बताने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब कप्तान ने उसे पहली बार आरू कहकर बुलाया तो उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, उतनी ही हल्की जैसे कि किसी पतझड़ के पत्ते की सरसराहट हो, जिसे सुनने के लिए सन्नाटा चाहिए। आरू अब कप्तान के पीछे पीछे चलने लगी। ऑफिस जाती तो गाड़ी तक छोड़ने आती, शाम को लेटती तो दरवाजे पर बैठकर इंतजार करती। लेकिन अब भी एक बात जस की तस थी, वो बोलती नहीं। कप्तान ने कई बार कोशिश की, डॉक्टर भी बुलवाए, मनोवैज्ञानिक से मिलवाया। सभी का ये कहना था ट्रॉमा है, वक्त लगेगा। पर वक्त कितना, ये एसडीएम साहब पूछती रहती। एक बच्चा जो अपनी उम्र के सवाल नहीं पूछता, जो रोता भी नहीं, हंसता भी नहीं, बस देखता है लगातार गहराई से बिना किसी पलक झपाए। वो किस तरह का दर्द लेकर आया है। एक शाम कविता थक कर घर लौटी। दफ्तर में उस दिन बाल मजदूरी पर केस की सुनवाई थी। दिन भर सोचते सोचते थक गई, लेकिन जैसे ही गाड़ी गेस्ट हाउस में घुसी, देखा आरू फूलों के पौधों के पास बैठी थी, मिट्टी से खेल रही थी। उसके हाथ मैले हो गए थे, पर चेहरे पर एक शांति थी। कविता मुस्कुराई। पहली बार उसे लगा कि आरू अब धीरे धीरे बेहतर हो रही है। वो पास गई, बगल में बैठ गई और बोली, आरू तुम जानती हो मेरे बचपन में भी एक ऐसी ही मिट्टी में खेलती थी, छोटी बच्ची थी। तब मैं माँ चिल्लाती थी, कविता ये क्या हाल बना लिया है। आरू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने कुछ सुना हो जो उसने अच्छा लगा हो। कविता ने वही बात दोहराई, थोड़ा हंसकर। कविता ने ये क्या हाल बना लिया है। और अचानक पहली बार आरू हंसी, न बहुत तेज न बहुत लंबी, बस हल्की सी, कोमल सी और मासूम सी मुस्कान को हंसा उसने। कविता ने गले में कुछ अटक गया। उसने बिना कुछ कहे आरू को सीने से लगा लिया और मन ही मन सोचा शायद अब ये खामोशी टूटेगी। पर पहले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह सुबह दफ्तर से कॉल आया, मैडम डीएनए रिपोर्ट आ गई है। आपने कहा था कि जैसे ही आए तुरंत भेज दूं। कविता की आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। रिपोर्ट का आना तय था, लेकिन वो तैयार नहीं थी, न सवालों के लिए न जवाबों के लिए। कुछ ही मिनटों में मेल में एक रिपोर्ट आई। उसने लैपटॉप खोला, चेयर पर सीधी कुर्सी और स्क्रीन पर उसकी आंखें टिक गईं। रिपोर्ट पीडीएफ फाइल में थी। उसने फाइल को खोला। पहले कुछ टेक्निकल शब्द थे, नमूने का विवरण, टेस्टिंग प्रक्रिया, प्रयोगशाला की मोहर। लेकिन जैसे ही कविता की नजर उस अंतिम लाइन पर पड़ी, उसका दिल धक से रह गया। वो एकदम चौंक गई। उस रिपोर्ट में लिखा था, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप विद बीइंग द सब्जेक्ट एंड मिस्टर कविता शर्मा, IAS 99.97% मैच, सब्जेक्ट इज बायोलॉजिकल रिलेशन एज डॉटर। एक पल के लिए कमरे की हवा रुक गई। कविता को लगा जैसे धरती ने अचानक करवट ले ली हो, जैसे किसी ने उसकी पूरी जिंदगी का नक्शा फाड़ कर दोबारा बनाया हो। बेटी, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो सोचती रही, ये कैसे हो सकता है। उसने तो कभी बच्चा पैदा नहीं किया, न कभी किसी रिश्ते में रही, तो फिर ये कैसे और क्यों हुआ। पर फिर यादों का एक कोना धीरे धीरे
खुलने लगा उस दौर जिसमें उसने दिमाग से काट कर अलग कर दिया था। कॉलेज के पहले सालों की वो भयानक रात जब किसी पार्टी में लौटते वक्त उसकी बेहोशी का फायदा उठाया गया था। वो एक दिन हादसा था या कहे कि जख्म जिसे उसने अंदर कहीं गाड़ लिया था। तब भी केस हुआ, लेकिन सबूतों के अभाव में सब रफा दफा हो गया। वो प्रेग्नेंट रिपोर्ट, उसने तो खुद को अस्पताल में भर्ती करवा लिया। डॉक्टरों ने कहा कि उसने बच्चा गिरा दिया गया है। तो फिर क्या वो डॉक्टर ने झूठ कहा था या कोई और साजिश थी? क्या बच्चा जिंदा था? कविता की आंखों के आंसू बहने लगे। इतने सालों बाद बोझ सिर फिर से दर्द जिंदा हो रहा था। तभी यादें, वो चेहरा, वह पल बहने लगा। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। आरू अंदर आई। उसके हाथों में मिट्टी से सना एक छोटा सा फूल था, उसने बालकनी में तोड़ा था। वो कविता के पास आई, चुपचाप उसके हाथों में रख दिया। फिर पहली बार बोली, मम्मा। कविता के लिए वक्त वहीं रुक गया। दोस्तों, आगे क्या होगा आपके हिसाब से? ये उसकी बच्ची है या नहीं? हमें कमेंट में बताएं। आपका इस पर क्या सोचना है? हमें अपना मत दीजिए, कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, इसका आगे का पार्ट लेकर हम जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बहुत सारा हमारे वीडियो को प्यार दीजिए।